अगेन आ गए हैं एम फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस के यूनिट 2 के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है। आंसर जनरली क्या होता है कि काफ़ी सारे बड़े होते हैं, तो अगर हम फ्लो चार्ट में समझाते हैं, अगर हमारे पास लास्ट में कम टाइम बचता है एग्ज़ाम में, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये नॉर्मली रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से ही हम समझ सकते हैं कि हमने इसमें रैंडमली पेशेंट्स को कलेक्ट करना है हमारे ट्रायल्स के लिए। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट पॉपुलेशन होती है, इनको रैंडमाइज हम लोग अलग अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप में। तो फर्दर इनके डिवाइडेशन के बाद कंट्रोल और ट्रीटमेंट में, हाँ, कंट्रोल को हम लोग प्लेसिबो भी बोलते हैं। फिर हम लोग टाइम टू टाइम इन दोनों ग्रुप्स का फॉलोअप लेते हैं, दैन फिर इनके रिज़ल्ट को कंपेयर करते हैं हम। तो इसका अगर मैं इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करूँ, तो हम लोग इसमें पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। हर एक फोर्थ या फिफ्थ पर्सन को हम लोग डिफरेंट ग्रुप में डालते हैं, इससे हम कहेंगे रैंडमाइजेशन। इस यूज़ की टेक्निक से हम लोग पीपल को दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम एक को बोल रहे हैं कंट्रोल मीन्स प्लेसिबो, और सेकेंड को बोल रहे हैं हम लोग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमें दोनों ग्रुप्स का फॉलोअप लेना है कि उनकी स्टडी से हमको क्या आउटकम्स मिल रहे हैं, देन इसे हम कंपेयर करेंगे विथ रिसर्च से। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि हमने कुछ स्मोकर्स को लिया है, इनको दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है, देन इनका जो रिज़ल्ट है और रिसर्च है वो हमने कंपेयर करना है। नेक्स्ट आता है कि की फीचर्स ऑफ RCTS। तो इनके की फ़ीचर्स क्या हैं, तो फर्स्टली आता है रैंडमाइजेशन। ये इसका फर्स्ट की फ़ीचर है कि पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो रैंडमली हम लोग असाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, जैसे कि एक ट्रीटमेंट और एक कंट्रोल ग्रुप में। रैंडमाइजेशन हमें ये हेल्प करता है कि हर एक ग्रुप में सिमिलर टर्म ऑफ बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ बायस। इससे क्या होता है कि बायस जो होता है वो कम होता है, और कंपैरेबिलिटी जो होती है ग्रुप्स की वो बढ़ती है, कि हम कंपेयर अच्छे से करते हैं। और बायस यहाँ पे ये होता है एरर, मिस्टेक। बायस का मीनिंग यहाँ पे एरर और मिस्टेक्स है, जो बेसिकली हम लोग कई बार देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ग्रुप, ये इसका सेकंड फीचर है। तो कंट्रोल ग्रुप में जो होता है, आइदर हम इसे कंट्रोल ग्रुप या फिर प्लेसिबो बोल सकते हैं। इसमें इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं और एक्सिस्टिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, जो कि अलाउ करता है रिसर्चर को कि कंपेयर करें इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट विद द बेसलाइन और स्टेबलाइज अप्रोच। नेक्स्ट है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग और मास्किंग जो होती है, वो हम लोग बायास को रिड्यूस करने के लिए, मतलब एरर को रिड्यूस करने के लिए होता है। इसमें सिंगल ब्लाइंड स्टडीज़ भी होती है और डबल ब्लाइंड भी होती है। तो सिंगल ब्लाइंड में ये होता है कि पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता है कि वो कौन से ग्रुप में असाइन हुए हैं। और डबल ब्लाइंड स्टडी में हम ये देखते हैं कि पार्टिसिपेंट और रिसर्चर दोनों ही इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं अपने ग्रुप असाइनमेंट से। फोर्थ आता है आउटकम मेजर। आउटकम मेजरमेंट में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट, सिम्टम, डिसीज़ प्रोग्रेशन, सर्वाइवल रेट और भी जो रिलेवेंट एंड पॉइंट्स हैं हमें क्या मिले हैं उस फर्दर स्टडी से। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट में रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल जो होता है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग लार्जर पॉपुलेशन का यूज़ करते हैं कि रिज़ल्ट को देखने के लिए ये स्टडी सैंपल क्या कैसे आ रहा है। नेक्स्ट आता है स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस मेथड हम लोग यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए डाटा को। डिटरमाइन करते हैं कि जो भी हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिली है, किसके बीच में, ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप के बीच में, वो सिग्निफाइड है कि नहीं है, कि वहाँ पे कोई ड्यू चांसेस तो नहीं बचे हैं या कोई एरर तो नहीं है, एक्सेट्रा। कंपैरेबिलिटी देखने की चांस देखते हैं कि कितना डाटा मोस्ट एक्यूरेट है। फिर आता है सेवेंथ में एथिकल कंसिडरेशन। एक एथिकल प्रिंसिपल आर फॉलो थ्रू आउट द ट्रायल, मतलब कि हमें हर एक रूल्स को फॉलो तो करना ही पड़ता है, लाइक अ स्कूल। सो द ट्रायल इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसर्न, कि इसमें हमने इन्फॉर्म कंसर्ट का फॉलोअप लिया है कि नहीं है, इसको फर्दर भरा है कि नहीं है। फिर प्रायोरिटाइज देखनी है कि सेफ्टी और वेलबींग, मतलब कि इंडिविजुअल पेशेंट की सेफ्टी और वेलबींग है या नहीं है। नेक्स्ट आता है कैजुअलिटी इन्फ्रेंस।
The randomized design of an RCT allows for stronger causal inference to be made about the relationship between intervention and observer outcome, कि जो भी आउटकम्स हमें मिले हैं, जो भी हमारी थिंग्स हमें ऑब्टेन हुई हैं, उनका जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप हम इसमें देखते हैं। सो आरसीटी के बारे में इतना समझने के बाद लास्ट में इसमें कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो हम लाइक कंक्लूज़न के तौर पे समझ सकते हैं कि आरसीटी जो होता है वो ब्रॉडली यूज्ड मेथड है हमारे रिसर्चर्स के लिए, जिसमें हम लोग जो होता है कि सेफ्टी और एफिकेसी जो होती है मेडिकल इंटरवेंशंस की, वो हम लोग अच्छे से पता लगा सकते हैं। ये जो होता है क्लिनिकल रिसर्च के लिए होता है, लाइक जैसे न्यू ड्रग्स के लिए, थेरेपीज़ के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, बिहेवियरल इंटरवेंशंस के लिए और हेल्थ केयर के इंटरवेंशंस के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को असाइन करते हैं, तो इसमें इन्हें हेल्प भी मिलती है रिसर्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई स्पेसिफिक इफ़ेक्ट हमें जो है इंटरवेंशंस का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या है तो कैसा है। इसमें हम बायास को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं और स्टडी के इफ़ेक्ट्स को और मतलब वैलिडिटी मिलती है, और भी मोस्ट लाइक काफ़ी सारे जो होता है ना कि हम प्रिडिक्टेबल कर देते हैं, फिर हमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये रैंडमली हो रहा है, तो हमें इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था, जो मैंने स्टार्टिंग में जिसका फुल फॉर्म नहीं लिखा था, वो आपको नीचे दिख रहा होगा, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, NRCT। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय।